राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी तक हमने 7 फीचर्स को स्टडी कर लिया है। अब हम 8th फीचर को स्टडी करेंगे, जो है फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब ये फंडामेंटल राइट्स में है क्या क्या। देखो, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है। ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, कि सबको एक जैसा देखना है, ठीक है, सब इक्वल माने जाएंगे। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। किस टाइप की स्वतंत्रता, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो कुछ एक्सप्रेस करने की हो, चाहे वो मूवमेंट की हो, चाहे वो असेंबल होने की हो, चाहे वो एसोसिएशन बनाने की हो। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड नहीं करना चाहिए। तो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारे पास राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की फ्रीडम का अधिकार, ठीक है। हमें किस धर्म को मानना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वो उसको हमें फॉलो करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे हमें उसको मानना ज़रूरी है या नहीं। अगर किसी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जैसे पहले जजिया चलता था, है ना, तो वो हमें देने पड़ेंगे या नहीं। तो वो सारे राइट्स हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के लिए है स्पेशली, है ना। माइनॉरिटीज़ के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ प्रबंध करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये आर्टिकल 32 इसको बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 32 जो है हमें ये राइट्स प्रोवाइड करता है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं, ठीक। तो हमने ये देखा कि जो पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, वो है आर्टिकल 14 to 18, ठीक। राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 to 30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट है 32। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो है 31, ठीक है। तो वो क्या है, देखो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट्स बचे, ठीक है। तो आर्टिकल 31 का हुआ क्या, आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कर दिया गया डिलीट। अब अगर डिलीट किया होगा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया होगा, है ना। तो वो अमेंडमेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया और अब उसको फंडामेंटल राइट ना रख के एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये क्यों किया गया था, क्योंकि देखो, पहले जमींदारी सिस्टम चलता था, लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें रहती थी। किसी के पास 500 एकड़ है, किसी के पास 1000 एकड़ है, किसी के पास 2000 एकड़ है। बट इंडिया जैसी कंट्री में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, तो किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास इतनी ज़्यादा लैंड है, तो चीज़ों को ना डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी था, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी था, रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट से हटाना पड़ा, है ना। अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें क्या करता है, राइट देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी छीनता गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अगर हम लोगों से राइट टू प्रॉपर्टी छीनेगी तो सिंपल सी बात है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना, और हम अपने राइट्स को बचा लेंगे। तो इसके लिए हमें एक अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसके थ्रू हमें आर्टिकल 31 को ही हटाना पड़ा, ठीक, कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब है कि कोर्ट आप अभी भी जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल 32 के अंडर नहीं, ठीक है। अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं बचा। तो ये चीज़ें हैं। अभी टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, वो 6 हैं, ठीक। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर दिया था इन पार्ट 3, ठीक है। बट ऐसा उन्होंने किया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान का एक फीचर बनाने की। तो वो ज़रूरत थी ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखते हैं कि पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका
आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। अब ये क्या है, देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पावर जो है वो लोगों के हाथ में हो, ठीक है, और केवल उनके हाथ में पावर हो ना, वो लोग उस पावर को एक्सरसाइज भी करें। किस तरह से, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। लोग डायरेक्टली अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, जैसे मान लीजिए जो जनता है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाके लॉ बना सकती, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती, तो वो डायरेक्टली उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती थी। इनडायरेक्टली कैसे होता है, इनडायरेक्टली जैसे इंडिया में होता है, हम क्या करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एमपी के रूप में या एमएलए के रूप में, और वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, लोगों की हाथ में जो पावर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, देखो, अगर किसी के हाथ में आप पावर दे रहे हैं तो उसे राइट्स भी तो देने चाहिए। बिना किसी को राइट्स दिए उसको पावर देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। तो हमने अगर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, कुछ अधिकार दे दिए, तो ये पावर और ज़्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। तो एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था लिमिटेशंस ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। और टायरनी का मतलब है जुल्म, ठीक है। देखो, कोई भी एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएंगे, पीएम आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब ना कुछ भी गलत ना कर सके जनता के साथ, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ पे लिमिटेशन लगाने के लिए। अब ये नहीं कल को पीएम का मन हुआ तो, अब जैसे कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे मान लीजिए पहला जो मेंबर था वो जब कोविड पॉजिटिव हुआ तो पीएम, अगर हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं होते तो पीएम भी बोल सकते थे ना, नॉर्थ कोरिया की तरह, कि नहीं, जो पहला पेशेंट है उसको गोली मार दो, क्यों झंझट करना, हमें ना तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा किसी को और ना ही आगे हमें इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी टायरनी को रोकने के लिए, इन पे लिमिटेशंस लगाने के लिए कि आप एक लिमिट में रह के काम करोगे, ठीक है। आप जनता के अधिकारों को नहीं छीन सकते, आप जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए काम करोगे। नेक्स्ट था आर्बिट्रेरी लॉज, जो थे लेजिस्लेचर के, उन पे लिमिटेशंस लगाने के लिए। देखो, जो लेजिस्लेचर है, जो इंडिया का पार्लियामेंट है या स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, वो मनमाने तरीके से लॉज ना बना सके, उस पे लिमिटेशन लगाने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ लेकर आ सकता था ना, कुछ भी लेकर आ सकता था जो जनता के लिए कितना भी बुरा हो जाता, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक, उस पर फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस लगा हुआ है, ठीक है, कि आपको एक लिमिट में रह के लॉज बनाने हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, ठीक है। थर्ड है जस्टिसिएबल इन नेचर। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जस्टिसिएबल है नेचर में। जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है कि आपको जस्टिस मिल सकती है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो, क्या होता है ना कि मान लीजिए जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको वायलेट कर दिया, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए, तो आपके पास जस्टिस के द्वार खुले हुए हैं। कहने का मतलब है कि संविधान हमें ये राइट्स देता है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और वहाँ पे हम जस्टिस मांग सकते हैं। मतलब ये जो है वो जस्टिसिएबल है। गवर्नमेंट इस जो जुडिशरी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इन्फोर्स करे, ठीक है। और वो ऐसा करेगी कैसे, वो ऐसा करेगी रिट्स के थ्रू। अब ये रिट्स क्या होते हैं, रिट्स एक्चुअली ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्डर जो कोर्ट हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। अब ये कौन कौन से रिट्स हैं, तो ये 5 तरह के रिट्स हैं। पहला हैबेस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्सियोरिटी एंड फिफ्थ क्यो वारंटो। अब एक एक करके देखते हैं इसको। देखो, हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी कौन होता है, जिसको हम डिटेन करके लाते हैं, जिसको हम जेल में डाल देते हैं,
ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए उसे। ठीक है, देखो इसमें होगा क्या, एक मूवी आई थी जय भीम, है ना, अगर आपने देखा होगा तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि उसमें एक इरुलर जनजाति के कपल रहते थे जिनका नाम था कुछ सेंगरी एंड आई थिंक राजकन्नू। ठीक है, सेंगरी एंड राजकन्नू, ये दो कपल थे। अब राजकन्नू जो होता है ना, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है और उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो जेल से गायब हो जाता है। ठीक है, जेल में रहता ही नहीं है। तो जो उनकी वाइफ थी सेंगरी, वो क्या करती हैं, वो एक एडवोकेट के पास जाती हैं हेल्प के लिए, और वो प्रेग्नेंट भी होती हैं उस टाइम पे। तो वो हेल्प के लिए जाती है और उनसे बोलती हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे, वो जेल से गायब हो गए, तो कहाँ हैं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो एडवोकेट होते हैं हाई कोर्ट के उस टाइम पे, वो होते हैं के चंद्रू, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं हैबेस कॉर्पस की। कहने का मतलब है ये ऐसी पिटीशन है, ये इसलिए फाइल की जाती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि आप जिसको डिटेन किए हैं उसको आप सामने हमारे पेश करिए, ताकि हम ये देख सकें कि आपने जो डिटेन किया है, जिसको आप बंदी बनाकर लाए हैं, क्या वो लॉफुल है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने मनमानी तरीके अपनाए हों और उनको बंद कर दिया हो। ठीक है, तो डिटेंशन लॉफुल है या नहीं है, ये देखने के लिए ये हैबेस कॉर्पस यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक, अब आपने एक टर्म सुना होगा कमांड देना, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि वो कमांड दे रहे हैं। कमांड देने का मतलब क्या है कि हम बता रहे हैं कि ये करो। ठीक है, तो मैंडेमस में क्या होता है कि जो एक कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को, ओके, या किसी पब्लिक अथॉरिटी को या किसी गवर्नमेंट को भी ये ऑर्डर दे सकता है। और ऐसे लोगों को ये ऑर्डर ये किसको देगा, जो अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर रहा हो, कि देखिए ये आपकी ड्यूटी है, आप ये करो। क्यों? क्योंकि हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम कमांड दे रहे हैं कि ये आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, किसी काम को करने से रोकना। अब इसमें क्या होगा, जो कोर्ट होगी ना, वो अपने लोअर कोर्ट को, अपने से लोअर कोर्ट को या फिर किसी ट्रिब्यूनल को मना कर रही होगी कुछ करने के लिए। और ये किस केसेस में होता है, देखो, जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ना अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा होता है। मतलब ये है कहने का कि जैसे मान लीजिए आपकी पावर है कुछ आपके हाथ में, ठीक है, लेकिन आप अपनी पावर, जितनी आपके हाथ में पावर है उससे भी ज़्यादा आप बढ़कर काम करने के ले रहे हो। ठीक है, वो आपके हाथ में है नहीं वो चीज़, लेकिन आप उसको कर रहे हो। ठीक, तो उस चीज़ से कोर्ट आपको रोक सकती है। जैसे ये इस केसेस में होता है, जनरली सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और ये हो कि आप 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हो। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी केस की अगर आप सुनवाई करो तो आप 7 साल से ज़्यादा की सज़ा आप नहीं दोगे, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा कर दे, है ना, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, नो, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं प्रोहिबिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मना करना किसी चीज़ को करने से। ठीक है, सर्श्योरिटी क्या होगा, अब आपने मना तो कर दिया, अब आप उसको करेक्ट भी तो करोगे। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो सर्श्योरिटी में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट उस केस को या तो अपने पास ले लेगा या फिर जो आपने सज़ा दे दी उसको ख़त्म कर देगा, है ना, कि ये मान्य नहीं है, ये नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके ज्यूरिस्डिक्शन में था ही नहीं, ये आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं था, ये पावर आपके अधिकार में आती ही नहीं है, और आपने ऐसा किया, इसलिए इस चीज़ को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, तो सर्श्योरिटी में क्या हो रहा है, करेक्ट किया जा रहा है चीज़ों को। प्रोहिबिशन का मतलब है डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करो। सर्श्योरिटी का मतलब है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम बैठे आपकी गलती सुधारने के लिए, हम वो चीज़ करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से। यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ये क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप किस अथॉरिटी से हो, आपको किसने ये अथॉरिटी दी इस पोस्ट पर आने के लिए, या जो आप काम कर रहे हो कि आप
किस तरीके से आप ये काम कर रहे हो, किस अथॉरिटी से, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए कि प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एक जज के रूप में, ठीक है। एक केस आया था, उसमें क्या हुआ था, जैसे जजेस को अपॉइंट करने का ना तरीका होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, बट प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस तरीके को फॉलो नहीं किया और उन्होंने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उन जज को अपॉइंट कर दिया। तो अब किसी पर्सन ने पिटिशन डाल दिया कोर्ट में क्यों वारंटो की। इसका मतलब है कि आप ये जो पर्सन है यहाँ पे इस अथॉरिटी पे आए हैं, उनका प्रोसेस सही नहीं है। तो कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया बाय विच अथॉरिटी यू आर हियर, है ना, किस तरह से आपको ये अथॉरिटी किसने दी, आप किस तरह से, क्योंकि वो प्रोसेस तो करेक्ट ही नहीं था जिस प्रोसेस के थ्रू जज बने थे, है ना। तो क्यों वारंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पर हो, ये अथॉरिटी किसने दी कि आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गई होंगी। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, अंति प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस का मतलब है हम कमांड कर रहे हैं, आपको ये करना है। प्रोहिबिशन का मतलब है डोंट डू दिस, ये नहीं करना है। सेक्चुअली मतलब हम करेक्ट करेंगे चीज़ों को। क्यों वारंटो का मतलब होता है बाय विच अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो फंडामेंटल राइट है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि राइट टू स्पीच आपको मिला हुआ है तो आपका जो मना है बोलो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको कन्हैया कुमार का केस पता हो, मैं कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना, जैसे अच्छा कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना, इंडिया मुर्दाबाद। तो जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो बोलते हैं हमारे पास राइट टू स्पीच है, ठीक है, आपके पास राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलो, है ना। हमारी नेशनल इंटीग्रिटी जो है उस पर असर नहीं आना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए ना, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि अगर अधिकार पूरी तरह से हाथ में दे दिए जाएंगे ना तो इंसान बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा आज़ादी सही नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं, ठीक। तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और ऐसे ही हो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हो तो रिजनेबल हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि फालतू के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हो, है ना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर बात पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस आप ऐसे लगाइए जैसे घर में होता है कि मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि रात हो गई है, एक टाइम के बाद आप घर के बाहर मत जाओ, ठीक है, और अगर बाहर गए हो तो एटलीस्ट फ़ोन करके बता दो। तो ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि ये आपके लिए भले के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा को भी पता है कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहे तो इनके पंख निकल आएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिजनेबल होनी चाहिए, है ना। राइट टू स्पीच सोच कर देखिए, अगर हमको राइट टू स्पीच मिल जाए और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाए तो हम तो कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ये राइट टू स्पीच, आपको राइट टू स्पीच मिला तो है बट एक लिमिटेशन में, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। नेक्स्ट है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होते हैं। सैक्रोसैंक्ट का मतलब इतने भी पवित्र नहीं होते हैं कि इनको कट न किया जा सके या इनको कम न किया जा सके या इनको रिपील न किया जा सके, ठीक है। कोई चीज़ जो बहुत पवित्र होगी वो उसको वैसे ही सेफ रखा जाएगा, ठीक। तो ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि इनको कर्टेल किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, अब ये क्या है, देखो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हमने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हटा दिया गया था, ठीक है। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं बचा, तो हमने क्या किया, उसको कर्टेल कर दिया ना। और ये किया किसने, पार्लियामेंट ने, क्योंकि बिल कहाँ आएगा, संशोधन कहाँ होगा, अमेंडमेंट कहाँ होगा, पार्लियामेंट में होगा। तो पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक। अब देखो, जैसे फंडामेंटल हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब मान लीजिए वॉर छिड़ा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब वॉर के टाइम पे सिंपल सी बात है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, सॉरी कर्टेल नहीं। अब वॉर छिड़ा होगा तो मतलब इमरजेंसी लगेगी, और इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे।
तो राइट टू मूवमेंट, आपका अगर यहाँ से मैंने यहाँ से वेस्ट बंगाल जाने का, तो आप नहीं जा सकते हो ना। अब अगर ऐसा ना हो, सस्पेंड ना किया जा सके, तो आप तो जिद पकड़ लोगे कि नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे तो जाना है जाना है जाना है, तो ये तो नहीं होता ना। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वॉर जब छिड़ रहा है तो मूवमेंट सही नहीं है लोगों का। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, ठीक, सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। हाँ, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं सस्पेंड किया जा सकता। अब ये क्या है? अब आर्टिकल 20 जो है ना वो है राइट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, या राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, अब ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन पे कोई आरोप लगता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके कुछ राइट्स हैं ना। ठीक है, क्या राइट्स हैं? कि उसको एक वकील प्रोवाइड कराया जाए, उसको ये रीज़न बताया जाए कि आप क्यों गिरफ्तार किए गए हो, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें ना उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे भी मिलती हैं हमें, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। ठीक है, तो इसको भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगी है तो गोली मरवा दो, है ना, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये राइट अगर सस्पेंड हो जाएगा तो किसी की भी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को कभी पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये राइट हमारा नहीं छीना जाता है, किसी को आप मार नहीं सकते बेवजह। ठीक है, इतना भी आप खुले नहीं हो, इतना भी आपको छूट नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब जो हमारा 9th फीचर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है। अब ये होता क्या है, इसको हम वर्ड से समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे सिद्धांत जो दिशा देते हैं किसको, स्टेट पॉलिसीज़ को, उसकी स्टेट में किस टाइप की पॉलिसीज़ बनेंगी, उसको गाइड कौन कर रहा है, उसके लिए गाइडेंस क्या है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जो गाइड कर रहे हैं स्टेट की पॉलिसीज़ को। देखो होता क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में हमें पता है कि कैसे कैसे लोग जाते हैं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप BA मतलब ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए कल को PM बन गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पॉलिसीज़ कैसी फॉर्म करनी चाहिए, कंट्री में क्या होना चाहिए। मतलब ये है कि कहाँ पे गरीबी है ना, तो उसके लिए हमें कैसे काम करना है, हम क्या ऐसा करें कि वो स्टेट के हित में हो। तो कुछ दिशा निर्देश ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे रखे हैं कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, आपको इस तरह से काम करना चाहिए कि लोगों के हित में काम। ठीक है, तो ऐसे दिशा निर्देश जो स्टेट की पॉलिसी को गाइड करें DPSP कहलाते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर करता है वेलफेयर स्टेट को, मतलब ये राज्य के हित में काम करने के लिए हमारी हेल्प करता है। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्होंने इसको नोबल फीचर बताया था। नोबल का मतलब समथिंग न्यू, जो हम देश के हित में हो। जो DPSP है ना वो 3 तरह से डिवाइडेड है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखो ये एक्चुअली डिवीज़न क्यों है, सोशलिस्टिक मतलब ऐसे DPSP जिसमें गिवन है, ऐसे आर्टिकल्स गिवन हैं जो थोड़ा समाज से रिलेट कर रहे हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक वर्क कर रहा है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आपको इक्वल पे करना है, इक्वल सैलरी देनी है। सेकेंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स में जैसे आपका आ जाता है कि लिकर पे बैन होना चाहिए, या फिर गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है, तो वो उनको गांधीयन प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है जैसे इंटरनेशनल पीस के बारे में बात की गई है इसमें, और इसमें बात की गई है एनवायरनमेंट को सेफ रखने की। ठीक है, तो ये सारी डिविजन्स कर दिए गए। अब जो DPSP है ना वो प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। अब ये क्या है, देखो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे सोसाइटल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब सबके लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इक्वली शेयर किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक DPSP है उसमें लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो पंडित नेहरू जी जब PM बने तो उन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने का पीछे का मोटिव क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाना। मतलब ये है कि
जो इतनी 500,000 एकड़ ज़मीनें हैं ज़मींदारों के पास, उसको लेकर लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उन्होंने इसी डीपीएसपी की तो हेल्प ली है ना, कि कॉन्सनट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ये डीपीएसपी ने उनको गाइड किया और उन्होंने वैसी पॉलिसीज बनाई। ठीक है। नाउ जो डीपीएसपी होते हैं ना, वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है, अब जैसे एक डीपीएसपी है कि अगर कोई पर्सन है अनएम्प्लॉयड, तो उसको रोजगार भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो क्या ये जस्टिसेबल हो सकता है? आप सिंपल सी बात करके देख लीजिए कि क्या ऐसा है क्या कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। अब अगर ये जस्टिसेबल होता तो आप तो पहुंच जाते कोर्ट कि नहीं, हमें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, हम तो बेरोजगार हैं, तो हमें पैसा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है स्टेट के लिए करना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, बट डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी जस्ट गाइड कर रहा है कि आप ऐसे काम करो। अगर नहीं काम कर पा रहे, हो सकता है कुछ आपके पास इश्यूज हों, आपके पास उतना पैसा ना हो, तो वो एक अलग इशू है, बट आपको ऐसे काम करना चाहिए। जस्ट ये एक मोरल ऑब्लिगेशन देता है। ठीक है, कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये मोरल्स हैं, है ना, स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, बट कोई कंपल्सन नहीं होता है। ठीक, अब ये फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में। मतलब है कि अगर कंट्री को गवर्न करना है तो उसके लिए ये फंडामेंटल्स हैं, मतलब आपको इस तरह से काम करना चाहिए, ये बेसिक है आपका। ठीक, अब बट देखो, मोरल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट अथॉरिटी पे, डीपीएसपी, कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, बट रियली में ऐसा कभी नहीं होता। रियल मोटिव हमेशा पॉलिटिकल होता है। ठीक है, वो कैसे? देखो, अब जैसे एक डीपीएसपी है कि राशन हमें फ्री में मिलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस में क्या होता है कि राशन फ्री में मिल रहा है ना, या कुछ कम पैसे में मिल रहा है। तो वो क्या है, क्या जो रियल वजह है इस राशन को फ्री करने की, जो अभी फ्री किया गया है, उसका जो मोटिव है वो पॉलिटिकल नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो जब वोट का टाइम आता है या जब इलेक्शन का टाइम आता है तो गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, पार्टीज़ क्या करती हैं, बोल देती हैं अगर हम सरकार में आ गए है ना, या अगर हम जीत गए तो हम इतने साल तक राशन फ्री कर देंगे। या लोग राशन फ्री कर करके बोलते हैं कि देखो हमने ये किया। तो वो रियल मोटिव उनका पॉलिटिकल होता है। वो पॉलिटिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती। बट होना क्या चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए उन पर। उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, हमें ये करना चाहिए जनता के लिए या पीपल्स के लिए। अगर लोगों को प्रॉब्लम है, अगर लोग गरीब हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें फ्री राशन दें, ना कि इसलिए कि ताकि हम इलेक्शन जीत सकें, है ना कि इसलिए कि हम ये दिखा सकें कि हमने ऐसा किया। ठीक है, तो रियल मोटिव पॉलिटिकल ही होता है, मोरल ऑब्लिगेशन कहने की बात है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए, थैंक यू।